रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 210 है। अभी इसकी बारी तो नहीं आई थी, लेकिन एक दोस्त की फरमाइश आई है चैनल पे कि इस गज़ल को पढ़ा जाए। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी ही खूबसूरत और विटी गज़ल मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखी है। कहते हैं कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, थे ये ही दो हिसाब सो यूं पाक हो गए। रुस्वाए दहर गो हुए आवारगी से तुम, रुस्वाए दहर गो हुए आवारगी से तुम, बारे तबीयतों के तो चालाक हो गए। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए। पूछे है क्या वजूद व अदम अहले शौक का, पूछे है क्या वजूद व अदम अहले शौक का, आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। ये थी पूरी गजल। पहला शेर देखते हैं कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। बेबाक का मतलब होता है निडर, बहादुर, फियरलेस, डेयरिंग, बोल्ड। पाक का मतलब होता है प्योर या पवित्र, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो आशिक के दुख दर्द और उसका रोना शायरी का एक कॉमन थीम है। आशिक बड़ी शिद्दत से इश्क करते हैं, बड़ी शिद्दत से दुख दर्द सहते हैं, बड़ी शिद्दत से रोते हैं, अक्सर खून के आंसू रोते हैं। इस शेर के अंदर भी आशिक के रोने का जिक्र है। तो कहते हैं कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, कि बड़ी शिद्दत से मैं इश्क में रोया, ये आशिक कह रहा है, और रोने से इश्क में मैं और बेबाक और निडर और बोल्ड हो गया। तो इस पहली लाइन में देखें कई रंग हैं। एक तो कह रहे हैं कि और इश्क में बेबाक हो गए, तो इश्क हिम्मत वाले लोगों का काम है। तो ऐसा नहीं था कि पहले मैं कायर था, लेकिन रोने की वजह से मैं और बेबाक हो गया। अब बेबाक होने के भी कई रंग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले आशिक जो है वो घबराता था कि अगर वो दुनिया के सामने रोएगा तो उसके इश्क का राज कहीं दुनिया पे ना खुल जाए, और उसकी और उसके महबूब की रुसवाई, बदनामी दुनिया में ना हो। लेकिन उसका दुख दर्द इस हद तक बढ़ गया कि उससे रोना रोका नहीं गया, आंसू नहीं रुके, और वो बड़ी शिद्दत से रोया, पूरी दुनिया के सामने रोया, और लोगों को पता चल गया कि ये इश्क में गम सहता है। उसके इश्क का राज दुनिया पे खुल गया। और अब जब राज खुल ही गया है तो वो कहता है कि मैं बेबाक, मैं निडर हो गया हूँ, अब और क्या होगा, अब और बदनामी मेरी क्या होगी। तो जब राज खुल ही गया तो अब डरना कैसा। अब मैं खुल के इश्क करूँगा, खुल के इश्क का इजहार इस पूरी दुनिया के सामने करूँगा, और खुल के नाले करूँगा, खुल के रोऊंगा, और खुल के इश्क करूँगा। अब मुझे इस दुनिया का डर नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है कि वो महबूब के सामने इजहार करने से पहले डरता था, उसको लगता था कि महबूब खफा हो जाएगा, और चुपचाप वो दुख दर्द सहता था। लेकिन वंस अगेन उसके दर्द इस हद तक पहुंच गए कि उससे रोना रुका नहीं, और अब वो बड़ी शिद्दत से रोया है। महबूब को पता चल गया, और अब वो कहते हैं कि जब उसको पता चल ही गया है तो फिर अब मैं डरूंगा नहीं। अब उसको मैं खुल के अपना हाल दिल बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मेरे ऊपर और जुल्म सितम ढाएगी, मुझे और रोना पड़ेगा। अब मैं इतना तो ऑलरेडी रो चुका हूँ, अब मुझे और रोने से का डर नहीं रहा। इस वजह से मैं रो के और बेबाक हो गया हूँ। एक बेहयाई का रंग भी हो सकता है, कि अब दुनिया की परवाह मुझे नहीं रही, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगा। शायद वो पहले इश्क में पूरी तरह से अपने आप को खोने से, एक पूरी तरह से वहशी आशिक बनने से डरता था,
लेकिन अब वो कहता है कि मैं बेबाक हो गया हूँ, रो चुका मैं, राइट। मेरा दुख दर्द इस हद तक पहुँच गया कि अब मैं खुल के दुनिया के सामने रो चुका हूँ। अब मैं कपड़े फाड़ के मजनू जैसा वहशी आशिक बन के इस शहर में दश्त में घूमूंगा, मुझे अब दुनिया की परवाह नहीं रही है। ये सारे रंग पहली लाइन में हो सकते हैं। जो रोना है उसका एक क्लेंजिंग इफेक्ट भी होता है, तो कई बार रो के आपको रिलीफ भी महसूस होता है। दूसरी लाइन में कहते हैं धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए, कि मैं इतना रोया, इतने आंसू मेरे बहे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आंसुओं में धुल गया हूँ, मैं आंसुओं में मैंने नहा लिया है, या? और कहते हैं कि इस कदर हम इन आंसुओं में धोए गए कि हम पाक, हम पवित्र हो गए, या? इसके अंदर भी कई रंग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी तरह के होली वाटर में, इफ़ यू टेक ए डिप और ए बैथ इन द होली वाटर, योर सिंस आर वॉश्ड ऑफ, राइट, कि आपके गुनाह धुल जाते हैं। तो उस तरह का रंग भी हो सकता है कि आंसुओं के अंदर नहा के मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल के सारे गुनाह मिट गए, मेरा दिल साफ हो गया है, तो अब मैं एक सच्चे दिल से, साफ दिल से इश्क करूँगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इश्क करूँगा, सच्चे आशिक का फ़र्ज़ निभाऊँगा। इस तरह से मेरा दिल अब पाक हो गया है। कोई छल कपट मेरे दिल में नहीं रहा। एक इमोशनल क्लेंजिंग का रंग भी हो सकता है कि मेरे दिल के ऊपर गुनाहों की या इमोशनल गर्द जो है वो जमी हुई थी, और आंसुओं की बारिश ने उसको हटा दिया, उसको साफ कर दिया। और नाउ आई हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, राइट, तो मैं अपना रास्ता, इश्क में अपना रास्ता सीधा सीधा देख सकता हूँ, और मैं पाक दिल से अब इश्क कर सकता हूँ। एक सरकाज़म का रंग भी हो सकता है, आजकल की लैंग्वेज में किसी की धुलाई करने का मतलब उसकी पिटाई करना भी होता है, राइट। तो ये भी वर्ड प्ले हो सकता है अगर हम इस ईडीएम को उस सेंस में इस्तेमाल करें कि भाई इस दुनिया में, इश्क में हमारी इतनी धुलाई हुई, इतनी मार पड़ी कि समझो हम पाक हो गए, या तो सारी गलत बातें हम भूल गए, तौबा कर ली, कभी इश्क का हम दोबारा नाम भी नहीं लेंगे, या तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो शेर था कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। तो बड़ी शिद्दत से रोने की एक सूरत है। अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, थे ये ही दो हिसाब सो यूं पाक हो गए। सर्फ का मतलब होता है इस्तेमाल, यूज या खर्चा, या? और बहा कहते हैं कीमत को, प्राइस को। सरफे बहाए मैं का मतलब है शराब की कीमत देने के लिए, और आलात कहते हैं यूटेंसिल्स को, बर्तनों को। तो आलात मैं कशी, शराब पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, बर्तन चाहिए, सुराही चाहिए, जाम चाहिए, उनको बोलेंगे आलात मैं कशी। पाक होना, वंस अगेन टू बी प्योर, यहाँ पे किसी चीज़ का साफ होना, कि जैसे, या किसी चीज़ का क्लियर होना, कि आपने अकाउंट्स को क्लियर कर दिया है या हिसाब किताब को क्लियर कर दिया है, उस सेंस में भी पाक होना यहाँ पे हो सकता है। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, थे ये ही दो हिसाब सो यूं पाक हो गए, है? तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर दो ही हिसाब थे, वो दो हिसाब क्या थे कि एक तो मेरे पास शराब पीने के बर्तन थे, जाम, सुराही, ये सब कुछ था, और उनकी मुझे परवाह रहती थी। और दूसरा ये कि मुझे ये परवाह रहती थी कि मैं शराब खरीदूंगा कैसे, या शराब मैं पीना चाहता हूँ हमेशा, मैं शराब पीऊँगा कैसे। ये दो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, ये दो हिसाब मेरी ज़िंदगी में हुआ करते थे, या? तो कहते हैं कि सरफे बहाए मैं हुए आलात मैं कशी, कि शराब पीने के बर्तन, जाम, सुराही, ये सब कुछ शराब को खरीदने में खर्च हो गए, या? तो मैंने यू नो शराब पीने के बर्तन बेच के जो पैसे मुझे मिले, मैंने शराब खरीद के पी ली, है। तो अब देखें कई इसके अंदर रंग है कि वो एक गरीब मैकश है, शायद मैकश का मतलब शराब पीने वाला, उनके पास एक ही जायदाद थी, जो उनके पास जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने बेच के शराब पीने के बर्तन खरीद रखे थे, है।
जिनको वो बहुत संभाल संभाल के रखते थे, तो वही उनकी प्रॉपर्टी थी। शायद उन्होंने बहुत कीमती बर्तन खरीदे थे क्योंकि शराब पीने का उनको बहुत शौक़ है, या फिर जो टूटे फूटे बर्तन थे उसी को वो गरीब शराब पीने वाला बहुत कीमती समझता था और संभाल संभाल के रखता था। शायद गिन गिन के उस कभी निकालता था और गिन गिन के उनको वापस रख देता था। तो शराब के बर्तन तो थे लेकिन शराब नहीं थी, क्योंकि पैसे नहीं थे शराब पीने के लिए। और कहते हैं कि इन बर्तनों का हिसाब एक ऐसा हिसाब था जो मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ता था। और दूसरा हिसाब ये था कि शराब पीने के खर्चे का हिसाब, शराब पीने के लिए पैसे नहीं है। तो कहते हैं मैंने क्या किया कि शराब पिए बिना वो रह नहीं सकता, शराब पीना उसकी मजबूरी है। तो उन्होंने इस मजबूरी में शराब पीने के बर्तन बेच के शराब खरीद ली और उस शराब को उन्होंने पी लिया है। तो कहते हैं अब मेरी ज़िंदगी के यही दो हिसाब थे जो कि अब सेटल हो गए हैं, अकाउंट्स क्लियर हो गए हैं, ये हिसाब क्लियर हो गए हैं। ना बर्तन बचे, ना उनकी चिंता बची, और मैंने शराब भी पी ली है। तो अब मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी हिफाजत करने की चिंता मुझे करनी पड़े। कोई हिसाब मेरी ज़िंदगी में अब नहीं बचा। यही दो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में। अब देखें, इसके अंदर एक निराशा की टोन भी हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास थी वो मैंने बेच दी और अपनी गरीबी पे वो रो रहे हैं, ये हो सकता है। आज़ादी का रंग हो सकता है कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, ऑल अकाउंट्स हैव बीन क्लियर्ड, ऑल अकाउंट्स हैव बीन सेटल्ड। तो अब किसी चीज़ की चिंता मुझे नहीं रही। शराब भी मिल गई और बर्तनों की हिफाजत करने की मुसीबत भी मेरी चली गई, उससे भी मुझे छुटकारा मिल गया। फ़कीरी का रंग भी हो सकता है कि इन चीज़ों की वैल्यू अब मुझे नहीं है, तो बर्तन जैसी प्रॉपर्टी की मुझे कोई वैल्यू नहीं है। मुझे शराब पीनी थी, वो मैंने पी ली है। या फिर रूहानी शराब की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने अपनी दुनिया की प्रॉपर्टी बेच के रूहानी शराब पी ली है और रूहानियत के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ। इस तरह की फ़कीरी का रंग भी हो सकता है। और इट्स जस्ट ए सिंपल वाइज फाइनेंशियल कैलकुलेशन कि देखो मैंने शराब पी ली और मैंने कर्ज भी नहीं लिया, देखो कितनी अच्छी तरह से मैंने अपने हिसाब किताब को मैनेज किया है। और दूसरी लाइन में कहते थे यही दो हिसाब सो यूं पाक हो गए, कि ज़िंदगी में यही दो हिसाब थे। अब पाक होने का क्या मतलब है? सिंपल मतलब ये हो सकता है कि अकाउंट्स क्लियर हो गए, और एक रंग ये भी हो सकता है कि मैंने आखिरी बार शराब पी ली है, तो मैं मज़हब की और रिलीजन की टीचिंग के हिसाब से मैं पाक हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं कि मैं शराब पीऊँ। तो रिलीजियस टीचिंग्स अक्सर आपको कहते हैं कि शराब पीना गलत बात है, तो कहते हैं आखिरी बार मैंने शराब पी ली है और पैसे भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बची, बर्तन भी नहीं बचे जिनको बेच के मैं शराब पीऊँ। सारे हिसाब सेटल हो गए और अब मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पाक हो गया हूँ, प्योर हो गया हूँ। और शायद दुनिया की शराब छोड़ के, दुनिया की प्रॉपर्टी को छोड़ के मैंने रूहानी शराब पी ली है और रूहानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। इस सेंस में भी वो पाक हो गए हैं। और या फिर मैं सारे हिसाबों से हाथ धो बैठा हूँ। ये रंग भी है। तो वर्ल्डली पोजेशंस मैंने छोड़ दिए। तो ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। ओवरऑल देखें क्या खूबसूरत शेर है। दो ही मसले थे, दो ही हिसाब थे। एक कि मैं शराब के बर्तनों की देखभाल कैसे करूं और मैं शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। दोनों हिसाब सेटल हो गए हैं, अकाउंट्स क्लियर हो गए। सरफे बहाए मैं हुए आलाते मैं कशी, थे ये ही दो हिसाब सो यूं पाक हो गए। अगला शेर देखें कि रुस्वाए दहर गो हुए आवारगी से तुम, रुस्वाए दहर गो हुए आवारगी से तुम, बारे तबीयतों के तो चालाक हो गए। आवारा तो आपको पता ही है, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, गलियों गलियों शहरों में या रेगिस्तानों में जो घूमता हो और उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता, क्योंकि समाज में सोसाइटी सोचती है कि यह आवारा इंसान है, इसका कोई घर बार नहीं है। चालाक, होशियार, तेज़, क्लेवर, क्विक। तो ऐसा लगता है इसके अंदर कि कोई इंसान आशिक से बातचीत कर रहा है और उसको कह रहा है कि रुस्वाए दहर गो हुए आवारगी में तुम। गो का मतलब है ऑल दो, कि कि तुम इश्क में आवारा तो हुए, तुम्हें गलियों गलियों शहरों शहरों शायद रेगिस्तानों में घूमना पड़ा और इस वजह से रुस्वाए दहर हुए। रुस्वाए दहर होने का मतलब है कि इस दुनिया में, इस दहर में
तुम्हारी रुसवाई हुई, तुम्हारी बदनामी हुई। यू वर डिस्ग्रेस्ड इन दिस वर्ल्ड। या तो कहते हैं तुम्हारी रुसवाई तो हुई, तुम्हारी बदनामी हुई, क्योंकि तुम्हारी आवारगी की वजह से इस दुनिया में तुम्हारी बदनामी तो हुई, लेकिन इसका फ़ायदा भी हुआ। वो क्या? बारे तबीयतों के तो चालाक हो गए। या कि तुम अपने टेम्परामेंट से अब चालाक हो गए। या तो तुम्हें पहले दुनिया के तौर तरीके मालूम नहीं थे, तुम भोले थे, लेकिन अब तुम्हें दुनिया की समझ आ गई है कि इस दुनिया में बिहेव कैसे करना है, लोगों के साथ डील कैसे करना है, किस चालाकी से इस दुनिया में काम लिया जाता है। वो तुम चालाकी अब सीख के आ गए हो। इस वजह से तुम चालाक हो गए हो, और तुमने ठोकरें खा खा के सबक सीखा है, और इस वजह से तुम्हें इस दुनिया के साथ कैसे डील करना है वो बात अब तुम्हें समझ में आ गई है। तो इसके अंदर एक समझाने की टोन हो सकती है कि देखो, उदास मत हो, तुम्हें नुकसान तो हुआ, तुम्हें आवारागर्दी करनी पड़ी, तुम्हारी बदनामी हुई, लेकिन तुम्हें फ़ायदा भी हुआ, या तुम्हें इस दुनिया में ऑपरेट करने की चालाकी समझ आ गई। एप्रिसिएशन की टोन भी हो सकती है कि वाह यार, तुम तो बड़े भोले और बेवकूफ़ हुआ करते थे, लेकिन अब तुम चालाक हो गए हो। ये भी हो सकता है कि बहुत देर से समझ आई, अब तुम्हें चालाकी आ तो गई है, लेकिन अब तुम करोगे क्या इसका। और ये सारे रंग इसके अंदर हैं, और दुनिया के अंदर अक्सर ठोकरें खा के इंसान को बात समझ में आती है, दुनिया की असलियत समझ में आती है। ये थीम दूसरे शायरों ने भी इस्तेमाल किया है। एक शेर मुझे याद आया कतील शिफाई साहब का। कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहाँ जाते। है कि अगर मुझे इस दुनिया में के गम नहीं झेलने पड़ते, तो फिर मुझे अपने पराये का फ़र्क कैसे पता चलता है। कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, तो फिर अपने पराये हमसे पहचाने कहाँ जाते। उमराव जान मूवी की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। है तो जिसके पीछे हम दर बदर हुए, ठोकरें खाई, वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन इस बहाने से हमने पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया की समझ हमें आ गई। तो यही थीम है, मिलता जुलता थीम इस शेर का कि रुसवाए दहर गो हुए आवारगी से तुम, बारे तबीयतों के तो चालाक हो गए। अगला शेर देखें। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए। बड़ा खूबसूरत शेर है। शायरी में अक्सर कहा जाता है कि आशिक के नालों के अंदर असर नहीं होता, वो बेचारा चीखता है, पुकारता है, रोता है, नाले करता है, लेकिन महबूब के दिल के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, उसके नाले बेअसर होते हैं। इस शेर के अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया है, एक अलग पर्सपेक्टिव पेश किया है। वो कहते हैं कि नहीं, महबूब के आशिक के नालों के अंदर असर होता है। और बड़ी खूबसूरत इनोवेटिव इमेजरी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक बार फिर बुलबुल और गुल के इश्क की दास्तान की इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में बुलबुल आशिक है और गुल उसका महबूब है। और बुलबुल का गाना बुलबुल के नाले होते हैं, तो ये खुशी का गाना नहीं होता, ये बुलबुल के नाले होते हैं। और वो गा गा के अपने नालों से गुलाब को अपना हाल दिल सुनाने की कोशिश करती है। और वो अपने दिल का हाल गुलाब को सुनाने की कोशिश करती है। और दूसरा ये कि बुलबुल के नाले जो हैं वो गुल को खिलने पे भी मजबूर करते हैं। तो कहते हैं, पहली लाइन में गालिब साहब कहते हैं कि कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर। तो इस सवाल के अंदर एक चैलेंज है कि कौन ऐसा कहता है कि बुलबुल के नालों के अंदर असर नहीं है, बुलबुल के नाले बेअसर है, मेरे सामने उसको लाओ। मेरा ये क्लेम है कि बुलबुल के नालों के अंदर असर है, आशिक के नालों के अंदर असर है। और मैं बताता हूँ कि कैसे उसके नालों के अंदर असर होता है। कहते हैं पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए। तो इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ी खूबसूरत इमेजरी है। वो कहते हैं कि गुल के पर्दे में, गुल की खूबसूरती के पर्दे में, तो गुल खिलता है तो आपको लगता है कि बड़ा खूबसूरत फूल खिल रहा है, लेकिन उस खूबसूरत
फूल की खूबसूरती के पर्दे में वो कह रहे हैं लाख जिगर चाक हो गए। या तो जब एक गुलाब का फूल खिला नहीं होता तो उसकी पंखुड़ियाँ और वो फूल प्रोटेक्टेड होता है। या तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में एक गुलाब के फूल के अंदर कई पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, लाख पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, और एक एक पंखुड़ी में उस गुलाब का जिगर बसा हुआ है। या तो एक गुलाब के पास कई पंखुड़ियाँ हैं, लाखों पंखुड़ियाँ हैं, लाखों जिगर हैं। जब बुलबुल नाले करती है तो गुल खुलने पे मजबूर हो जाता है, और फाइनली जब वो पूरा खुल जाता है तो उसकी पंखुड़ियाँ आस्ता आस्ता झड़ने लग जाती हैं। तो वालिद साहब की इमेजरी उन्होंने जो इस्तेमाल की है वो ये है कि जब गुलाब खुलने लगता है तो एक एक पंखुड़ी पे जो जिगर है वो चाक होने लग जाता है। लाइक द लिवर्स आर गेटिंग टॉर्न अप। चाक होने का ये मतलब है। तो गुलाब जख्मी होने लग जाता है और आस्ता आस्ता फिर वो मर जाता है। तो एक गुलाब के पास लाख जिगर हैं जो चाक हो रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर इस चमन में लाखों गुलाब खिल रहे हैं, एक एक गुलाब के पास एक एक जिगर है जो कि चाक हो रहे हैं बुलबुल के नालों की वजह से, ये हो सकता है। या फिर खूबसूरत बाग के अंदर और लाखों आशिक घूम रहे हैं जिनके जिगर चाक हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? बुलबुल के नालों की वजह से हो रहा है। और किसके पर्दे में हो रहा है? गुल के पर्दे में हो रहा है। तो बाहर से आपको लग रहा है कि खूबसूरत गुलाब खिल रहा है या खूबसूरत गुलाब खिल रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे में जिगर चाक हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आशिक के नालों के अंदर, इस केस के अंदर जो बुलबुल है उसके नालों के अंदर असर होता है, और आशिक के जो नाले हैं वो महबूब के जिगर को छलनी करने की ताकत रखते हैं। ये इस शेर का जिस्ट है। तो देखें क्या, तो गुल का खिलना, उसका खुलना उसके लिए मौत लेके आता है, और ये सब होता किस वजह से है? बुलबुल के नालों में जो असर है उसकी वजह से होता। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए। अगला शेर भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा फिलोसॉफिकल भी है। कहते हैं पूछे है क्या वजूद व अदम अहले शौक का, पूछे है क्या वजूद व अदम अहले शौक का, आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। वजूद व अदम का मतलब है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, होना या ना होना, जिंदगी और मौत भी हो सकता है। अहले शौक वो लोग जो बड़ी शिद्दत से इश्क करते हैं, अपने दिल में पैशन रखते हैं, पीपल ऑफ पैशन। और खस कहते हैं स्ट्रॉ को, सूखी घास के तिनके। खाशाक आप वुड चिप्स को कह सकते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस। और खसो खाशाक को आग को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग के लिए वो फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं। तो कहते हैं कि पूछे है क्या वजूद व अदम अहले शौक का, आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि ये जो अहले शौक हैं, जो अब बड़ी शिद्दत से इश्क करते हैं, अपने महबूब से इश्क करते हैं, या यहाँ पे रूहानी इश्क का शौक भी हो सकता है, तो ये एक स्पिरिचुअल शेयर भी हो सकता है। इस तरह के जो लोग हैं, अहले शौक जो हैं, उनके वजूद और अदम कहते हैं क्या पूछते हो, अब तुम्हें क्या बताएं ये बातें, उनके होने और ना होने, जिंदगी और मौत की बात तुम्हें क्या समझाएं। इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। क्यों और इनकी हालत कैसी है? कहते हैं आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए, कि उनके अंदर इश्क की, पैशन की, तमन्ना की जो आग होती है, ये लोग खुद उस आग के खसो खाशाक हो जाते हैं, या खुद वो लोग इस आग के खसो खाशाक हो गए। तो वो खुद अपनी शौक की आग में जल गए। तो देखें कितने खूबसूरत रंग हैं इसके अंदर, कि उन लोगों के दिल के अंदर जो आग थी वो खुद उसी आग में अल्टीमेटली जल के फना हो गए। तो उनको खसो खाशाक बोला गया है कि इस आग में जलने, जब वो नहीं जले थे तो उनका कोई वजूद नहीं था। खसो खाशाक का कोई वजूद नहीं होता, वो कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनकी वैल्यू इसी में है कि वो आग को भड़काएं, आग को चमकाएं, आग को गर्मी दें।
तो इसी तरह से ये काम इन लोगों ने किया, जो कि वैसे तो खसो खाशाक थे, लेकिन अपनी शौक की आग को उन्होंने भड़काया, उसको रोशनी दी, गर्मी दी, और फिर उसी आग में जल के वो फना हो गए। स्पिरिचुअलिटी का रंग भी हो सकता है कि उनके अंदर ऐसी रूहानियत की आग थी कि वो आस्ता आस्ता उसी आग में जल गए, उनका ईगो फना हो गया। और अब ये कहना मुश्किल है कि वो ज़िंदा हैं कि वो नहीं है, क्योंकि उनकी असलियत तो वो आग ही थी। तो खसो खाशाक चाहे जल गए हैं, लेकिन आग अभी भी बाकी है। तो उनकी असलियत तो आग ही थी, वो खसो खाशाक भी थे। तो अब हम कैसे तुम्हें बताएं कि वो हैं कि वो नहीं हैं? देखिए कितना कितना खूबसूरत शेर है, क्योंकि आग तो बाकी है। और ये भी इस तरह के सवाल, ये शेर जो है आपको ये सवाल आपके सामने खड़े करता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है। और ये भी याद रहे कि शौक की, इश्क की आग में जलना आशिक के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। ये बुरी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि वो इश्क की आग में जल के फना हो जाए, और वो जलते जलते इस दुनिया को इश्क की गर्मी और रोशनी देते हुए जाते हैं। तो देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि अब हम तुम्हें क्या बताएं, कि क्या तुम हमसे पूछते हो अहले शौक के वजूद और अदम के बारे में। पूछे है क्या वजूद और अदम अहले शौक का, आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। कि उनके अंदर जो शौक की आग थी, उसका ईंधन वो खुद बन गए, उस आग के अंदर ही जल के वो फना हो गए। अब तुम्हें क्या बताएं कि वो हैं कि वो नहीं है। अगला शेर देखिए, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। तगाफुल कहते हैं निग्लिजेंस को, महबूब का आशिकों को इग्नोर करना, उनकी बात नहीं सुनना, उनके हाल दिल को नहीं सुनना, उनकी तरफ देखना तक नहीं। तो ये तगाफुल महबूब का जुल्मों से सितम ढाने का ही एक अंदाज है। तो आशिक कहता है कि करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि मैं, हम लोग, आशिक कह रहा है कि मैं, ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा आशिक भी हो सकते हैं, लेकिन आशिक कहता है कि हम गए तो थे तगाफुल का गिला, तगाफुल की शिकायत महबूब से करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। कि महबूब ने जब हमारी तरफ देखा, एक निगाह हमारे ऊपर डाली, तो उसकी बेहद खूबसूरती और चेहरे की चमक को हम सहन नहीं कर पाए, और हम वहीं पे फना हो गए, वहीं पे ख़त्म हो गए, वहीं पे खाक हो गए। तो ये इमेजरी हम पहले भी देख चुके हैं। एक Catch-22 टाइप ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे। आशिक महबूब का दीदार चाहते हैं, आशिक चाहते हैं कि महबूब उनकी तरफ देखे, लेकिन जब महबूब उनकी तरफ देखता है तो उनसे, उसकी निगाह, महबूब के चेहरे की खूबसूरती उनसे सहन नहीं होती, और वो वहीं ढेर हो जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल शेयर भी हो सकता है। एक बार फिर से हज़रत मूसा, प्रॉफिट मोसेस और तूर की इमेजरी भी यहाँ पे शायद इस्तेमाल की गई हो। खुदा का दीदार वो चाहते थे, मगर जब दीदार एक तजल्ली, एक बिजली की फॉर्म में हुआ तो उनसे सहन नहीं हुआ। एक रंग ये भी हो सकता है कि आशिक मरने के लिए ही सर पे कफन बांध के गया हो। तो आशिक अक्सर अपने महबूब के हाथों कत्ल होना चाहते हैं, महबूब के हाथों मरना चाहते हैं, और उनको शिकायत ये थी कि तू हमें मारती क्यों नहीं। और जब वो ये शिकायत लेके महबूब के पास गए, तो महबूब ने कहा ओके, लेट मी ग्रांट योर विश। तो उसने एक अपनी निगाह उनकी तरफ डाली और उनकी तमन्ना पूरी कर दी। आशिक वहीं ढेर हो गया, आशिक वहीं खाक हो गया। तो जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। ये रंग भी हो सकता है। तो कहते हैं कि करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। उसने हमारी तरफ एक ही निगाह की और हम बस खाक हो गए, खत्म हो गए। आखिरी शेर देखें कि इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश। इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। तो नाश कहते हैं अर्थी को, या किसी तरह का फ्रेम जिसके ऊपर डेड बॉडी को उठा के ले जाया जाता है। और गमनाक होने का मतलब है बहुत दुखी होना। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, ये पूरा ज़माना है गालिब साहब का, असद गालिब साहब का तखल्लुस है, पेन नेम है।
तो दुश्मन गालिब साहब के रकीब हो सकते हैं, सारा ज़माना ही मिर्ज़ा गालिब साहब के महबूब से इश्क करता है, तो पूरी दुनिया ही उनकी रकीब है और उनकी दुश्मन है या। तो जनरली जब आशिक मरा तो दुश्मन जो रकीब थे वो खुश थे या, लेकिन कहते हैं कि इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश या। लेकिन जिस अंदाज से, जिस ढंग से महबूब ने असद की नाश को या उसकी अर्थी को या उसकी लाश को उठाया, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। तो देखें इसके अंदर दो तीन रंग हैं। एक ये कि पहला तो ये कि महबूब आया है मिर्ज़ा गालिब साहब की अर्थी को कंधा देने के लिए या। तो ऐसा अक्सर होता नहीं, लेकिन यहाँ पे हुआ है। एक लॉजिस्टिकल यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर महबूब एक औरत है, महबूबा है, तो वो जनरली शायद अर्थी नहीं उठाएगी, लेकिन वो पूरा शहर ही उसका आशिक है, तो आशिक सारे उसकी कमांड को मानते हैं, तो शायद वो फ्यूनरल प्रोसेशन को डायरेक्ट कर रही है, लीड कर रही है। तो जो लोग उठा रहे हैं लाश को, लेकिन जैसा जैसा वो कहती है वैसा वैसा लोग करते जाते हैं, या फिर शायद फिजिकली खुद ही उसने नाश को उठाया हुआ है। तो एक रंग ये है कि उसने बड़ी बेइज्जती से गालिब साहब की नाश को उठाया या, और वो आखिरी बार मिर्ज़ा गालिब साहब पे आशिक के ऊपर जुल्म ढाने के लिए वहाँ आई है। हो सकता है वो खुशी के रंग बिरंगे कपड़े पहन के वहाँ आई हो या। ओवरऑल उसने कोई बुरी हरकत की है, बड़े डिसरिस्पेक्टफुल वे में, बड़ा डिसरिस्पेक्ट उसने शो किया है मिर्ज़ा गालिब साहब की लाश को या। और जनरली दुश्मन रकीब तो खुश होते हैं, गालिब साहब की मौत पे वो खुश थे, लेकिन उनके अंदर भी दिल था। वो कहते हैं इतनी बेइज्जती से उसने मेरी नाश को उठाया कि मेरे दुश्मन, मेरे रकीब भी देख के दुखी हो गए, और उनके दिल के अंदर भी शायद ये डर आ गया कि कल को हमारी डेड बॉडी के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा या। तो महबूब ने बड़ी बेइज्जती की है मिर्ज़ा गालिब साहब की नाश के साथ, और इस हरकत को देख के, इतनी बुरी हरकत थी, इतना जुल्म ढाया गया कि इसको देख के उनके रकीब, उनके दोस्त, उनके दुश्मन भी दुखी हो गए। ये एक रंग है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल या, तो उसको अपनी गलती का पछतावा है। उसको लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी गालिब पे जुल्म से तुम ढाए हैं, और वो आई है पछतावा करने के लिए, और उसने बड़ी इज्जत से मिर्ज़ा गालिब साहब की नाश को उठाया है। और अब दुश्मन इस वजह से दुखी हैं क्योंकि उनके दिल के अंदर एक जेलसी की फीलिंग पैदा हो गई है। उनको ये बात देखना मंजूर नहीं कि मौत के बाद भी वैसे तो मिर्ज़ा गालिब साहब मर चुके हैं, आशिक मर चुका है, लेकिन दूसरे रकीबों को, दुश्मनों को ये भी मंजूर नहीं कि उसकी मौत के बाद भी महबूब जो है उसकी तरफ प्यार का रवैया इख्तियार करे, राइट। तो महबूब जो है वो बड़े रिस्पेक्टफुल वे में मिर्ज़ा गालिब साहब की लाश को उठा रहा है, लेकिन दुश्मनों के दिल के अंदर दुख पैदा हो गया क्योंकि वो जेलस हो गए, इस वजह से वो गमनाक हो गए हैं। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो दोनों ही रंग हैं। अगर महबूब आशिक की नाश की बेइज्जती करे या, तो भी दुश्मन दुखी हैं। अगर वो इज्जत से नाश को उठाए तो भी दुश्मन दुखी हैं। देखें आशिक की किस्मत कैसी है। तो कहते हैं कि इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, दुश्मन भी जिसको देख के गम नाक हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग शायद ये है कि बड़े बुरे ढंग से महबूब ने मिर्ज़ा गालिब साहब की नाश को उठाया है, इतने बुरे ढंग से उठाया, इतनी बेइज्जती की, शी वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल कि उनके दुश्मन तक दुखी हो गए इस मंजर को देख। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।